Today is the fifth chapter of India Yearbook, that is Defense, रक्षा। भारत सरकार देश और उसके हर हिस्से की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए नीतिगत ढांचा और साधन प्रदान करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्वतंत्रता के बाद एक कैबिनेट मंत्री के अधीन बनाया गया था। प्रत्येक सेवा को अपने स्वयं के कमांडर इन चीफ के अधीन रखा गया था। कमांडर इन चीफ के अधीन इसे रखा गया था। 1955 में कमांडर इन चीफ का नाम बदलकर थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख कर दिया गया था। यानी 1955 में कमांडर इन चीफ को बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर तीन उसकी ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आर्मी में थल सेना अध्यक्ष, नेवी के अंदर नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना प्रमुख इंडियन एयरफोर्स के हेड बना दिए गए। रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से निपटने के लिए 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी। रक्षा उत्पादन विभाग 1962 में बना और रक्षा उत्पादन विभाग के कार्य थे कि ये अनुसंधान, विकास और उत्पादन में काम करेंगे। रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाओं के नियोजन और निष्पादन के लिए 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया गया। 1965 में एक और विभाग की स्थापना की गई, रक्षा आपूर्ति विभाग, जो कि रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन की योजनाओं के नियोजन और निष्पादन से संबंधित था। बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर के रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग बना दिया गया। 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना हुई। 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया गया और 1965 के बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर के एक विभाग बना दिया गया, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग। अब 2004 में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग का नाम बदल करके रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया। 2004 में जो एक यहाँ पे विभाग बनाया गया था, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, इसमें इसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम अब रख दिया गया रक्षा उत्पादन विभाग। 1980 में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया था, जबकि 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया था। यानी कि 2004 में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग का नाम बदल दिया गया। फिर 1980 में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया था, जबकि 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया। अब रक्षा मंत्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 2019 में बनाया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ का पद बनाया गया 2019 में। रक्षा सचिव रक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रालय में 5 विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए अतिरिक्त रूप से जिम्मेदार है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया था, जबकि 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 2019 में बनकर के तैयार हुआ था। रक्षा सचिव रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय में 5 विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए अतिरिक्त रूप से जिम्मेदार है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया था, जबकि 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। अब यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और उसके विभाग मंत्रालय में कैसे हैं? रक्षा मंत्रालय और उसके विभाग मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा करना, सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्देश तैयार करना और उन्हें सेवा मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान और विकास संगठनों को लागू करने के लिए संवाद करना है। यह सरकार के नीति निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है
और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन भी ये करते हैं। विभागों के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं जैसे रक्षा विभाग रक्षा नीति और योजना बनाना, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग करना, विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित होना या रक्षा बजट स्थापना मामले और संसद से संबंधित मामलों और रक्षा संबंधी सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा उत्पादन आयातित स्टोर उपकरण और पुर्जों के स्वदेशीकरण, आयुध निर्माण बोर्ड और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों की योजना और नियंत्रण से संबंधित मामलों से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सैन्य उपकरणों और रसद के वैज्ञानिक पहलुओं और सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास योजनाओं के निर्माण पर सरकार को सलाह देता है। और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिक के सभी पूर्व पुनर्वास कल्याण पेंशन संबंधी मामलों को भी देखता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्या कहता है? सेना प्रमुख के समान इन्हें वेतन मिलता है। अनुलाभों के 4 सितारा जनरल के पद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का पद 2019 में बनाया गया था। सरकार ने उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित किया है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाने और क्रॉस सर्विस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उसी वर्ष रक्षा मंत्रालय के भीतर एक अन्य विभाग यानी सैन्य मामलों का विभाग जैसे DMA भी बनाया गया था। यह सेवाओं के लिए खरीद करेगा, प्रशिक्षण देगा, स्टाफिंग करेगा, संयुक्तता को बढ़ावा देगा, इन सब मामलों से संबंधित था। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन की सुविधा और स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस विभाग का अधिक आदेश है। इस विभाग का नेतृत्व CDS करता है जो सैन्य मामलों के विभाग DMA के सचिव हैं। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होते हैं। सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होने के अलावा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष भी होते हैं। CDS को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। सभी त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री RM के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में भी ये काम करते हैं, जबकि तीनों प्रमुख RM को विशेष रूप से अपनी संबंधित सेवाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देना जारी रखते हैं। CDS तीनों सेना प्रमुखों पर भी किसी भी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करता। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में CDS को सौंपे गए कार्यों को करने में एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के मुख्यालय द्वारा समर्थित किया जाता है। क्षमता विकास और बल आधुनिकीकरण है। यहाँ पर आज दुनिया बेहद चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। कोविड-19 ने स्वास्थ्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक गंभीर वैश्विक बहस को भी प्रज्वलित किया। भू आर्थिक प्रतिद्वंदिता, ध्रुवीकरण या क्षेत्रीयकरण, अधिमान्य द्विपक्षीय समझौते द्वारा वैश्विक कथा को आकार दिया जा रहा है। भारतीय संदर्भ में परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद और उनकी बहुआयामी मिलीभगत सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक खतरे की गणना का एक प्रमुख पहलू है। एक नए युग का युद्ध जो छंद युद्ध, असममित युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, ग्रे जेड युद्ध, गैर संपर्क युद्ध, अपरंपरागत युद्ध और सूचना युद्ध के रूप में विविध रूप से नाम ले सकता है। अनियमित बलों और सोशल मीडिया सहित उपलब्ध हर साधन का शोषण करता है इसके अलावा लाभ के लिए। इसलिए भारतीय सशस्त्र भारतीय बलों ने सैन्य क्षमताओं के निर्माण के लिए एक नई क्षमता योजना प्रक्रिया तैयार की है। मुख्य उद्देश्य एकीकरण को बढ़ावा देना है इनका, और यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख प्लेटफॉर्म और उपकरण स्वदेशी रूप से डिजाइन और उन्हें निर्मित किया जा सके। प्रक्रिया के मुख्य आकर्षण में शामिल है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के साथ
भविष्य के युद्धों के लिए संयुक्त और प्राथमिकता वाली क्षमताओं का निर्माण करना, यानी रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता, जिसे सभी हितधारकों के बीच सहयोगात्मक योजना और व्यापक संवाद के माध्यम से महसूस किया जाएगा, को सुव्यवस्थित करें। स्वदेशी रक्षा अनुसंधान और विकास यहाँ पे क्या कहता है? स्वदेशी रक्षा और अनुसंधान विकास और विनिर्माण प्रयास आदि से रक्षा सेवाओं का परिवर्तन उभरते सुरक्षा प्रतिमान में सशस्त्र बलों को इस तरह से संरक्षित करने की आवश्यकता है कि वे व्यापक रणनीति उद्देश्यों के साथ संसाधन अनुकूलन के लिए परिचालन लचीलापन प्रदान करें। सशस्त्र बलों के परिवर्तन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है और कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट और मंत्रियों के अनुवर्ती समूह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों की संपूर्णता में समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के पुनर्गठन, संरचनाओं में परिवर्तन के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता शामिल है। प्रक्रिया और प्रतिक्रिया सीडीएस की नियुक्ति, नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना, जिसे सीडीएस प्रमुखों ने एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने सहित वांछित सैन्य सुधारों को गति दी है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम को अपनाना, जिसमें तीनों सेवाओं के भीतर महत्वपूर्ण कोर स्ट्रेंथ होती है और को अनलॉक करने की क्षमता है। सीमाओं को पाटने और बोतल में एक दूसरे की दक्षताओं को पूरा करने के लिए हमारी लड़ाकू शक्ति की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए एक आम सहमति आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें सेवा प्रमुख और उप प्रमुखों के स्तर पर प्रेरित करते हुए विभिन्न स्तरों पर आपसी चर्चा के माध्यम से व्यक्तिगत सेवा चिंताओं को संबोधित किया जा रहा है। एक व्यापक कार्य योजना जिसमें समयबद्ध तरीके से नामांकित कमांडर इन चीफ द्वारा थिएटर कमांड के कार्यान्वयन के लिए एक अध्ययन रिपोर्ट और रोड मैप तैयार करना शामिल है, को भी यहाँ पे से लागू किया गया है। सशस्त्र बलों के विशेष ऑपरेशन जैसे डिवीजन को शामिल करना, ऑपरेशन डिवीजन को शामिल करने के लिए 3 सेवा एजेंसियों का निर्माण किया गया। 3 सेवा एजेंसियां बनाई गई हैं जो कि भूमि, वायु और समुद्री डोमेन में विशेष बलों की प्रभावी संयुक्त योजना, विकास और रोजगार सुनिश्चित करती हैं। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी जो 3 के लिए नोडल एजेंसी है, सेवा रक्षा संबंधी अंतरिक्ष गतिविधियां, और रक्षा साइबर एजेंसी जो साइबर अंतरिक्ष और विशेष संचालन के क्षेत्र में तालमेल और संयुक्तता प्राप्त करने के लिए 2018 में बनाई गई रक्षा संबंधी साइबर गतिविधियों से संबंधित है। हवाई क्षेत्र का नाम संयुक्त उपयोग भारतीय हवाई क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के कुशल संयुक्त उपयोग के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ सेवाओं द्वारा एक संयुक्त तंत्र का गठन भी यहाँ पर किया गया है, जो कि बरेली, हासीमारा, कलाई कुंडा हवाई क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के तकनीकी क्षेत्रों में नागरिक विमानों की पार्किंग को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी, इनका क्या काम है? उच्च रक्षा प्रबंधन की समीक्षा के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की स्थापना 2001 में की गई थी। 2001 में की गई। अध्यक्ष और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तत्वाधान में संगठन सेवाओं के बीच तालमेल की उपलब्धि की दिशा में काम कर रहा है। HQIDS की अध्यक्षता COSC यानी CISC के अध्यक्ष के लिए एक एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख द्वारा की जाती है, जो एक सेवा मुख्यालय के उप प्रमुख के समकक्ष स्थिति प्राप्त करते हैं। संगठन में तीनों सेवाओं MEA, DRDO, DOD, DEF का प्रतिनिधित्व है। मुख्यालयों की परिकल्पित भूमिका को शाखाओं, प्रभागों, निदेशालयों के रूप में सुसंगत कार्यों और मिलान संगठनात्मक ब्लॉकों के सेट में व्यवस्थित किया गया है। IDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को सचिवालय और सामान्य सहायता प्रदान करता है। यह बहु सेवा निकायों के कुशल कामकाज की सुविधा प्रदान करता है, संगठन के कार्य प्रोफाइल में शामिल है और रक्षा संकट प्रबंधन समूह DCMG जिसे
COSC के विचार के लिए आकस्मिक योजना और आकलन तैयार करने और RM या CCS द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए आवश्यकता सौंपा गया है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि तीनों सेवाओं के लिए एक लंबी दूरी की योजना और वार्षिक बजटीय प्रस्ताव रक्षा मंत्री को प्रस्तावों का समन्वित सेट प्रस्तुत करना भी इसका एक जिम्मेदारी है। रक्षा सेवाओं के कर्मियों के लिए रोजगार, संयुक्त प्रशिक्षण और अन्य शिक्षा पर नीति और कार्यक्रम तैयार करके बलों का संयुक्त प्रशिक्षण और संयुक्त रोजगार तय करना। रक्षा संकट प्रबंधन समूह जिसे COSC के विचार के लिए आकस्मिक योजना और आकलन तैयार करने, आवश्यकता अनुसार RMCCS द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए सौंपा गया है। तीनों सेवाओं के लिए लंबी दूरी की योजनाएं और तीन वार्षिक बजटीय प्रस्ताव और रक्षा मंत्री को प्रस्तावों का समन्वय सेट प्रस्तुत करना। तीसरा पॉइंट है इसमें कि रक्षा सेवाओं के कर्मियों के रोजगार, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य शिक्षा पर नीति और कार्यक्रम को तैयार करके बलों का संयुक्त प्रशिक्षण और संयुक्त रोजगार देना। रक्षा संकट प्रबंधन समूह जिसे COSC के विचार के लिए आकस्मिक योजना और आकलन तैयार करने और आवश्यकता अनुसार CCS द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए सौंपा गया है। तीनों सेवाओं के लिए लंबी दूरी की योजनाएं और वार्षिक बजटीय प्रस्ताव और रक्षा मंत्री को प्रस्तावों का समन्वित सेट प्रस्तुत करता है। रक्षा सेवाओं के कर्मियों के लिए रोजगार, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य शिक्षा पर नीति कार्यक्रम तैयार करके बलों का संयुक्त प्रशिक्षण और संयुक्त रोजगार तैयार करना है। सेना यहाँ पर बहुध्रुवीय विश्व में राजनीतिक और भू आर्थिक परिदृश्य गतिशील है और सैन्य बल के उपयोग से संबंधित पहलू तेजी से विकसित हो रहे हैं। भविष्य के संघर्ष हिंसक होने की संभावना है, गंभीर रूप से लटे हुए युद्ध स्थानों के साथ अप्रत्याशित निर्बाध रूप से जुड़े हैं और अनिश्चित कारकों से विवश हैं। भविष्य में पारंपरिक संघर्षों में भी बड़ा असममित घटक होने की संभावना है और तदनुसार उन्हें हाइब्रिड युद्ध कहा जाता है। आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए कई खतरे और सामाजिक आर्थिक प्रगति की अनुमति देने वाले शांतिपूर्ण और अत्यधिक वातावरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। भूमि आयाम निकट भविष्य में केंद्रीय रहेगा। वर्तमान में सेना देश के भीतर और बाहर से उभर रहे विषम और उप पारंपरिक खतरों के सैन्य और गैर सैन्य दोनों पहलुओं को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में शामिल है। हालांकि सीमा प्रबंधन की कमजोरियों में एक व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है, जो एक गहन सेना पदचिह्न की मांग करता है। इसलिए देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए सेना के लिए पूंजी खरीद, आधुनिकीकरण, ड्रोन, काउंटर ड्रोन और लाइटर मुनिशन जैसे कई क्षमताओं के निर्माण और कर्मियों को दूर करने का केंद्र ने फैसला लिया है। समवर्ती रूप में बढ़ावा देता म्यूनिशन क्षमताओं कमियों को दूर करने के लिए समवर्ती रूप में घातकता को लड़ने की क्षमता, रात्रि क्षमता, गतिशीलता और सटीकता को बढ़ाने पर उचित और जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेना भी मानव रहित वाहन प्रणालियों, वायु रक्षा प्रणालियों आदि को उन्नत करने और बढ़ाने के लिए प्रक्रिया में है। पूंजी खरीद प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, विशेष रूप से समय को कम करने में 2 साल, साथ ही साथ विशेष रूप से समय सीमा को कम करने में 2 साल लगे हैं। साथ ही खरीद प्रक्रिया को स्वचालित करने में
के लिए एक ऑटोमेशन अभियान भी शुरू किया गया है। ऑटोमेशन अभियान शुरू किया। अब संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान दिया है। परिचालन और आंतरिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के साथ बावजूद भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मिशनों में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। वर्तमान में भारत के 5 संयुक्त राष्ट्र मिशनों की टुकड़ियों को दुनिया भर में तैनात किया गया। 1951 से भारतीय सेना ने दुनिया भर में कुल 71 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में से 51 संयुक्त राष्ट्र मिशन में भाग लिया। इसके संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मिशन जैसे 2,58,000 से अधिक भारतीय सैनिकों का योगदान दिया गया है। भारतीय सैनिक भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सपनों में 145 संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में व्यापक योगदान दे रहा है। भारत में दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र में एक अच्छी बात तरह से स्थापित की गई है, जिसे 1000 में स्थापित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना क्या कहता है अब यहाँ पर? ऑपरेशन सद्भावना परियोजना जैसे ऑपरेशन सद्भावना हो गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानीय आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाई जा रही हैं। ऑपरेशन सद्भावना योजनाएं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानीय आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाई जा रही हैं। ज़्यादातर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में परियोजनाओं की पहचान नहीं है, पहचान लोगों की जा रही है। ज़्यादातर प्रशासन के परामर्श की जाती है। इस तरह से परियोजनाओं को प्रभाव की जरूरत नहीं है, बातचीत करता है और इसके अलावा उसके मन में कितना सम्मान है। ऑपरेशन सद्भावना का फोकस शिक्षा, महिला और शिक्षा है, महिला है, युवा सशक्तिकरण और स्वास्थ्य है। कोविड-19 के दौरान राहत पैकेज। भारतीय सेना राष्ट्रीय स्तर पर कोड और प्रतिक्रिया दिग्गजों और उनके आश्रितों को सुनिश्चित देखभाल। इसके लिए इसने नागरिक गतिविधियों की सहायता के लिए काफी चिकित्सा संसाधनों को तैयार करने के लिए चिकित्सा सलाह के साथ साथ भर्ती रोलिंग के बारे में उचित संवेदनशीलता और जानकारी
जानकारी प्रदान करता है। भारत सेना ने टास्क फोर्स का तैनात किया, फिर जिसमें पैदल सेना, इंजीनियर, संचार, वसूली और चिकित्सा दल शामिल थे। भारी वर्षा के बाद महाराष्ट्र में बाढ़ के दौरान बचाव राहत अभियान चलाया गया, बहुमूल्य जीवन बचाए गए। नौसेना क्या कहती है? अब यहाँ पर नौसेना का अधिकार अपने वैध संप्रभु उद्देश्य के लिए समुद्र के देश के उपयोग की रक्षा करना है, जबकि साथ ही साथ दूसरे द्वारा समुद्र के शत्रुपूर्ण उपयोग के खिलाफ भी रक्षा करना है। संचालन की पूरी श्रृंखला जिसमें नौसेना बल शामिल हो सकते हैं, एक छोर पर उच्च तीव्रता वाले युद्ध लड़ने और दूसरे छोर पर मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों से लेकर विशाल और संचालन की इस व्यापक निरंतरता को संचालन के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की मांग भी की है। प्रत्येक पर अलग अलग भूमिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। भूमिकाओं के निर्वहन के माध्यम से भारतीय नौसेना देश की समुद्री संप्रभुता और समुद्री गतिविधियों के असंख्य उपयोग के प्रमुख उर्वरक और गारंटर के रूप में कार्य करती है। तदनुसार आईएन की मुख्य भूमिकाएं ये सैन्य, राजनयिक और कॉन्स्टेबलरी और सौम्य है। सैन्य भूमिका क्या कहती है? आईएन का प्राथमिक सैन्य उद्देश्य देश के खिलाफ किसी भी सैन्य दुस्साहस को रोकना है, जिसमें भारत के मामलों में हस्तक्षेप और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ विध्वंसक रणनीति और विरोधी को कुचलने की स्थिति में कुचलने की क्षमता शामिल है। शत्रुता है यहाँ पर आईएनए द्वारा प्रतिरोध के तरीकों, साधनों में इनकार, दंड दोनों द्वारा पारंपरिक गति प्रतिरोध शामिल है। एक मजबूत सैन्य क्षमता बनाए रखने और भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी ये आक्रामकता पर हो हस्तक्षेप में उच्च लागत और सीमित लाभ के संभावित हमलावरों को समझाने के लिए मुद्रा है। भारत के पास एक लंबी तट रेखा है, कई द्वीप क्षेत्र इस विशाल समुद्री क्षेत्र में विशाल रूप से अवसंरचना और तटवर्ती क्षेत्र में महत्वपूर्ण यहाँ पे संपत्तियां हैं। आईएन द्वारा प्रतिरोध के तरीके आर साधना में इनके द्वारा दंड दान द्वारा प्रस्तुत पारस्परिक प्रतिरोध शामिल है। एक मजबूत सैन्य क्षमता बनाए रखने और भारत के राष्ट्रीय हितों मजबूत सैन्य क्षमता बनाए रखने, भारत के राज्य हितों और गर्म मसालों पर्याप्त ऊर्जा संरचना, तटवर्ती क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण संपत्ति, एक बड़ी जीवंत आबादी के अलावा जिसमें से महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं तटवर्ती इलाकों में रहते हैं, चूंकि समुद्र में कोई भौतिक बाधा नहीं है। इन क्षेत्रों और संपत्तियों की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से कर लेती हो। सैन्य भूमिका में आईएन का एक प्रमुख उद्देश्य उनकी सुरक्षा को बढ़ाना है। अब यहाँ पे है पायरेसी ऑपरेशन। जहाजरानी मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि इस मार्ग से भारतीय आयात का मूल्य लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और निर्यात का मूल्य 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस मार्ग पर समुद्री व्यापार की सुरक्षा, निर्बाध निरंतरता प्रमुख रूप से दृष्टि से राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसके अलावा भारत का विशाल समुद्री यात्रा समुदाय संख्या में लगभग 1 लाख दुनिया के श्रमिकों का लगभग 7% है। समुद्र में व्यापार के दोनों ओर यात्री
प्राथमिक चिंता राष्ट्रीय चिंता रहती है। भारतीय ध्वज वाले जहाज और समुद्री यात्रा जहाज कार्यरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत भारतीय नौसेना 2008 में गोवा में समुद्र में बनी थी डकैती रक्षा यहाँ पे। चूंकि अब तक कुल 88 भारतीय नौसेनाओं के जहाज इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के अलावा अन्य देशों के जहाज़ों को भी भारतीय नौसेना के जहाज़ों के साथ कंपेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे है भारतीय सेना के जहाज़ों द्वारा एस्कॉर्ट किया गया है 25,062 से अधिक नाविक का 7 कुल 3440 जहाज हैं, 413 सीटें हैं। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने 44 को विफल कर दिया है। 44 को इन्होंने यहाँ पे विफल किया। 44 जहाज़ों को यहाँ पे विफल कर दिया है। चारों चोरी के प्रयास में भारतीय नौसेना ने स्वतंत्र तकनीकीकर्ता के साथ समुद्री डकैती रोधी प्रयासों का भी समन्वय करती है और भारतीय नौसेना के जहाज़ों को भी समुद्री डकैती के लिए 44 प्रयासों को विफल कर दिया। भारतीय नौसेना का अध्यक्ष अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये समुद्री डकैती रोधी प्रयासों का भी समन्वय करती है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने भी समुद्री डकैती के 44 प्रयासों को विफल कर दिया। भारतीय नौसेना ने स्वतंत्र तकनीकीकर्ता है प्रेम साथ ही समुद्री डकैती रोधी प्रयासों का भी समन्वय करती है और साझा जागरूकता और संघर्ष तंत्र के माध्यम से अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्य बल है। 2019 में अरब की छड़ी ने ओमान की खाड़ी में प्रस्तुत ऑपरेशन संकल्प का उद्देश्य भारतीय ध्वज मर्चेंट वेल्स एम की रक्षा करना है और क्षेत्र में मन के उद्देश्य समुद्र में खोज और बचाव। यहाँ पर भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने कई मौकों पर समुद्र में जहाज़ों को सहायता प्रदान की। इनमें से जनवरी 2021 में एक बेहोश मलेशियाई बालक दल का मेडिकल वैक्यूज शामिल है। सिंगापुर में दुबई से फूड कैरियर MV ईगल टाम्पा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 7 भारतीय चालक दत्त शामिल थे जो एक मालवाहक जहाज को सहायता प्रदान करते थे जो मशीनरी की विफलता के कारण ओमान की खाड़ी में बह गए। फिर मार्च 2021 में मॉरिशस में एक समुद्री आपदा को कम करने के लिए आवश्यकता प्रदान की जब जापानी मालवाहक MV वाकाशियो जुलाई 2020 में मॉरिशस की प्रबल भित्तियों पर गिर गया। कैसे मालवाहक कंपनी को इन्होंने बचाया। अग्निशमन को इन्होंने समन्वय किया। पनामा ने कच्चे तेल में संभाला इसे। कच्चे तेल के टैंकर को ध्वज अंकित किया। नया हीरा अक्षम सितंबर 2020 में श्रीलंका के पूर्वी तट से बह गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम अनुरक्षण कार्यक्रम क्या कहता है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य अनुरक्षण मिशन कोविड-19 महामारी की ऊंचाई पर NINS एरावत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम चार्टर्ड पोत MP जूस्टस के जूस्ट को बचा लिया, जिसमें 2000 से बड़ी 2020 से
दक्षिणी सोमालिया में बरबेरा से मोगादिशु तक 3030 टन मानवीय खाद्य सहायता की। इस मिशन में कितनी दूरी तय की? 3000 किलोमीटर की अधिक दुनिया के साथ कुछ सबसे खतरनाक पानी में और कुछ 3000 किलोमीटर से अधिक दुनिया के सबसे खतरनाक कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के हिस्से में महामारी के रूप में 7 भारतीय नौसेना के जहाज थे। कोलकाता, कोच्चि, तलवार, ताइबर, त्रिकंद, जलाब और एरावत को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों के शिपमेंट के लिए भेजा गया और एरावत हाथी और तैनात किया गया था। यहाँ पर हिंदी किया गया था। विभिन्न देशों से जुड़े चिकित्सा उपकरण। ऑपरेशन समुद्र सेतु फंसे लगभग 4000 लोग भारत में ही रह गए। 4000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेज दिया गया था। फिर उच्च समुद्र में चिकित्सा निकासी के लेकर रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। पर्सनल एक्ट प्रोएक्टिव इक्विपमेंट जैसी आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति का हस्तांतरण के लिए देश के मास्क पड़ोसी देशों में ऑक्सीजन सांता पहुंचाने के लिए आईएनए वृद्धि हुई महामारी से लड़ने का अवसर एक उदाहरण में दिया। बाढ़ और चक्रवात के दौरान राहत कैसे देती है सरकार? बचाव दल देश के बाद और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। अचानक आई बाढ़ हो या तोगते हुए प्यासा यास जैसे चक्रवात, भारतीय नौसेना हमेशा तत्काल प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहती है और राहत गतिविधियों में सबसे आगे रहती है। मिशन सागर 2020 में कोरोमोस और चिकित्सा टीम दवाओं और 580 टन खाद्य सहायता के साथ उनकी सहायता करना। मिशन सागर द्वितीय के हिस्से के रूप में आईएनएस एरावत को 4 प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और दक्षिण सूडान को भारतीय सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया। आईएनएस स्केल्टन बॉस को मिशन सागर मिशन थर्ड हिंद महासागर के आईओआर में ये तैनात हो जाएगा। अब ऑपरेशन यहाँ पे समुद्र सेतु है। ये भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए मिशन वंदे भारत के अनुरूप 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया। 4 भारतीय नौसेना के जहाज अर्थात भारत के अनुरूप 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु से 2020 में समुद्र सेतु को शुरू किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज अर्थात जलाश, शार्दुल, मगर और एरावत ने 58 दिनों में 23,175 किलोमीटर की यात्रा करके ईरान, मालदीव और श्रीलंका से 3,992 फंसे भारतीयों को निकाला, जबकि जहाज के चालक दल के कोविड संक्रमण के जोखिम से लड़ने के लिए नवाचार और अनुकूलन क्षमता का
प्रदर्शन किया। फिर वायुसेना कहती है भारतीय वायुसेना आईएएफ ने हमेशा स्वदेश रक्षा उत्पादन करने और क्षमताओं के लिए प्रदर्शन किया है, प्रोत्साहित किया। इस रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 ने मेक और बाय भारतीय स्वदेशी रूप से मेक और बाय स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया होगा। श्रेणियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। LCA-MK-1A लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH अवेक्स इंडिया और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें IDDM रूट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें IDDM मद्देनजर प्रौद्योगिकी के साथ बने रहने और नेटवर्क केंद्रित करने की आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ है। नई प्रौद्योगिकियां और प्लेटफॉर्म के शामिल करने के लिए प्रमुख पहल की गई है। साथ ही साथ मौजूदा प्रतियोगिताओं प्रणालियों परिसंपत्तियों अब इसमें एक और नया हेलीकॉप्टर ऐड हुआ है, अपाचे हेलीकॉप्टर। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इन शक्तिशाली और बहुमुखी प्लेटफॉर्मों ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के एकीकरण में लड़ाकू विमान और उनके अन्य प्लेटफॉर्म की नेटवर्क केंद्रीय क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। मेक इन इंडिया IAF के मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक रक्षा मंत्री उभरते हैं। हल्के लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर भारत पहले ही शामिल किए जा चुके हैं, जिससे स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा LAF भविष्य में अधिक सक्षम और शक्तिशाली ICM के IA को शामिल करने की योजना बना रहा है। जिससे स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा IAF भविष्य में अधिक सक्षम और LCK-MK-1 को शामिल करने की परियोजना बना रहा है। IAF LCH RP मध्यम शक्ति वाले रडार, निम्न स्तर के ट्रैक रडार हैं। अन्य प्रणालियों के डिफेंस DoD को भी सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। IAF विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक अधिकारों के विकास, हथियारों के विकास के लिए DRDO के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वय कर रहा है। रक्षा विनिर्माण आधार और पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आधुनिकीकरण योजना पर काम किया जा रहा है। IAF ने पहले ही रक्षा उपकरणों की श्रृंखला को पहचान कर ली, जिन्हें मेक श्रेणी के तहत निर्मित किया जा सकता है। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में रक्षा मंत्रालय निजी क्षेत्र में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल के तहत विभिन्न परियोजनाओं और मेक इन इंडिया पहल को गति दे रही है। यह न केवल रोजगार पैदा करेगा और कौशल बढ़ाएगा, बल्कि देश में एरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी के उपयोग में भी मदद करेगा। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बनाया है एक भारत सरकार ने। IAF के एक दशक पहले एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC नेटवर्क स्थापित करने में अग्रणी रहा है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव IAF का एक इनिशिएटिव जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दूरस्थ उन्नत लैंडिंग ग्राउंड स्थानों सहित सभी IAF ठिकानों को जोड़ता है। भारतीय वायुसेना के संपूर्ण कामकाज यानी संचालन करना और तकनीकी लॉजिस्टिक का काम प्रशासन को कवर करते हुए सुरक्षित नेटवर्क पर कई स्वचालन अनुप्रयोगों को रोल ओवर किया गया है। वायु रक्षा इमेजरी परिचालन योजना, उड़ान सुरक्षा आदि IAF की शुद्ध केंद्रित परिचालन क्षमता को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित है। रख रखाव और रसद अनुप्रयोग जैसे ई रखाव और एकीकृत सामग्री प्रबंधन ऑनलाइन सिस्टम ने संपूर्ण रखरखाव गतिविधियों को तेज और सटीक बना दिया है। मानव संसाधन प्रबंधन, वेतन और खातों, कार्य सेवाओं, प्रशिक्षण, ऑनलाइन परीक्षा आदि के प्रशासनिक अनुप्रयोगों के ढेरों ने
भारतीय वायुसेना की कार्यात्मक प्रभावकारिता को बढ़ाया है। परिचालन एयरलिफ्ट, ये परिवहन बेड़े की भारी एयरलिफ्ट संपत्ति ने पिछले 1 साल में त्वरित समय सीमा में उत्तरी क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार सैनिकों के साथ साथ युद्ध के लिए तैयार सैनिकों को भारी मात्रा में जुटाकर अपनी क्षमता साबित की है, जिससे बल की मुद्रा की गतिशीलता में बदलाव आया। एयरलिफ्ट की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कम समय में कुल 11,064 टन लोड एयरलिफ्ट किया गया है। कोविड-19 के दौरान राहत है यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, आवश्यक दवाई, कोविड अस्पतालों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण और ताज़ा उछाल के खिलाफ लड़ाई में सुविधा को एयरलिफ्ट करके कार्रवाई में जुट गई। मामले इससे पहले भी आईएएफ ने महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाई, चिकित्सा और अन्य आवश्यक आपूर्ति के साथ साथ विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कई उड़ान भरी। आईएएफ ने भी सुनिश्चित किया कि राहत